जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। इसने भी एक कुकृत्य किया है। केंद्र की सरकार बकसने वाली नहीं। जो भी मंत्रालय उनका था, एक चपरासी का भी नौकरी तेजस्वी जी ने देने का काम किया था क्या? स्वास्थ्य मंत्री से पता करके बताइए कि एक नर्स का बहाली भी उनके शासनकाल में हुआ है। आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी और आदरणीय मनजीत सिंह जी, दोनों लोग एनडीए के सम्मानित नेतागण हैं, कदावर हैं। इसके पहले कहाँ था? तनख्वाह नहीं मिलता था शिक्षकों को। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी बैंकुठपुर विधानसभा। 2005 के पहले जो सरकार थी, उसको ना विकास से मतलब था, ना उद्योग से मतलब। भाजपा के राष्ट्रवाद में मुसलमानों की क्या भूमिका देखते हैं आप? नमस्कार, आदाब आप सभी को। आप सभी जनता जज देख रहे हैं और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं गोपालगंज के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय संदीप गिरी जी उर्फ मंटू गिरी जी। आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे अभिनंदन है सर। धन्यवाद रियाज जी, और जनता जज के सभी दर्शकों को हम अभिवादन करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और धन्यवाद। में सबसे बड़ी समस्या हमारे गोपालगंज के लिए है बाढ़ की त्रासदी। सरकार आपकी है सर, और पिछले 20 सालों से ऑलमोस्ट आपकी सरकार रही है। ऐसे में सर बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन पक्के बांध क्यों नहीं बनाए जाते हैं? पक्के बांध बनाए भी गए हैं और बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है, और केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा बजट इसके लिए बिहार सरकार को देने का कार्य किया है। और अब 30 मार्च को जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने गोपालगंज में घोषणा किया, पूरे बिहार के लिए उन्होंने घोषणा किया कि 5 साल में बिहार से बाढ़ एक भूतकाल खंड के रूप में इसका नाम लिया जाएगा, एक बीते हुए कल की बात हो जाएगी। तो उन्होंने जो अपना चट्टानी इरादा दिखलाया है, उससे लग रहा है कि बिहार में बाढ़ की समस्या जल्द ही अब समाप्त होने वाली है। ऐसा इरादा यहाँ के स्थानीय सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी है, और इससे गोपालगंज वासियों को काफी लाभ मिलेगा और बाढ़ का समस्या समाप्त होगी। फिर सर प्रश्न उठता है कि ये सब काम चुनाव जैसे बिहार में है, ये वादों का सिलसिला चुनाव में ही क्यों शुरू होता है सर? वादों का सिलसिला चुनाव को देखकर नहीं किया जाता है। आपको लगता है कि इस साल चुनाव है तो अमित शाह जी कर रहे हैं जी, लेकिन बगल के भी स्टेट में उस दिन उनका कार्यक्रम था जी। कई जगह कार्यक्रम होता है। अब संयोग होता है कि बिहार में चुनाव है तो लोग यहाँ से लगता है कि चुनाव की वजह से होता है, लेकिन यह सरकार निरंतर काम कर रही है जनमानस के लिए, जनता के हित के लिए, और हमेशा कोई ना कोई कल्याणकारी योजना चल रही है। इस बार बिहार में उन्होंने घोषणा की और गोपालगंज वासियों के लिए सौभाग्य है कि यहाँ देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने घोषणा किया कि बिहार से हम बाढ़ को 5 वर्षों के अंदर समाप्त कर दें। तो यह बहुत बड़ी बात है और इसमें दम लग रहा है। उन्होंने जो कहा है उसको करने का काम उन्होंने किया है। चलिए, जनता ये भी देखना चाहेगी कि जब इतने दिन में वादे हुए तो ये भी वादा एक बार देख लिया जाए कि 5 साल में आगे क्या होता है। वादा एकदम उसमें दम है और वादा पूरा होकर। गोपालगंज में 4 चीनी मिलें हुआ करती थी, हथुआ में यानी कि मीरगंज में, सासा मूसा में, गोपालगंज में और सिधवलिया में। आज इसमें से 2 चीनी मिलें बंद है। आपकी सरकार ने या आप लोगों ने इन चीनी मिलों को चालू करने के लिए कौन सा कदम उठाया है? देखिए, चीनी मिल को चालू करने की जहां बात है, चीनी मिल बंद कैसे हुआ जी, तो ये आप जानते हैं 2005 के पहले जो सरकार थी उसको ना विकास से मतलब था, ना उद्योग से मतलब था। उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग चलता था और विकास की बात वहां रंगदारी चलती थी। चीनी मिल अगर बंद हुए तो उसमें अगर आप एकमात्र कारण रखिएगा तो जो 2005 के पहले यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार थी उसके रंगदारी और उसकी जो दूरदर्शी नीति नहीं थी, उसके कारण यहाँ चीनी मिल बंद हुआ। और जहां तक शुरू करने की बात, हाल में 3 साल पहले लगभग सासा मूसा मिल बंद हुआ, तो उसमें तो आपकी सरकार थी, ये क्यों बंद हो गई? वो जो सासा मूसा मिल, चीनी मिल बंद हुआ तो उसको तो चालू करने के लिए भी सरकार कितनी गंभीर है इसको जानना चाहिए। जी, तो वही तो लगातार उसमें काम चल रहा है। और हाल ही में जो अपने जिला के प्रभारी मंत्री, जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं कृष्णनंदन पासवान जी, वो हाल ही में आए थे। उन्होंने घोषणा किया कि जल्द ही सासा मूसा चीनी मिल हम लोग चालू करेंगे। उसके लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं और बहुत जल्द ही आपको, हमें लगता है
कि 15 दिन से 1 महीना में घोषणा हो जाएगा, और इसमें सरकार का भी बहुत गंभीर है। खुद हम लोगों ने जो उद्योग मंत्री हैं उनसे मिलकर नीतीश मिश्रा जी से इसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा भी इसके लिए किया था कि शशामूसा चीनी मिल जल्द शुरू होना चाहिए। और जो हथुआ आप चीनी मिल का बात कर रहे हैं, तो हथुआ चीनी मिल तो वहाँ लेकिन कल आप देखिएगा, सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आपको मधुबनी में सभा कर रहे हैं जी, उस सभा में 400 करोड़ की लागत से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कल हथुआ में शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो उसी जमीन पर हम 400 करोड़ की लागत से इतना बड़ा उद्योग गोपालगंज के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से दिया जा रहा है। तो ये गोपालगंज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। आप देखिएगा कि इसी सरकार के द्वारा बहुत बड़ा इथेनॉल प्लांट आपको दिगवा दुबौली में बना है। तो उद्योग का जो वातावरण है उसमें सरकार, केंद्र सरकार, बिहार की सरकार लगी हुई है कि आने वाले दिन में यहाँ उद्योग धंधा विकसित हो और गोपालगंज के लोगों को लाभ हो सके, स्वरोजगार मिल सके, रोजगार मिल सके। तो इस काम में हमारी सरकार गंभीर है और लगातार इस पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। इथेनॉल का प्लांट पहले भी गोपालगंज में, मीरगंज में वो हुआ करता था, जिसमें शहर के एक चर्चित व्यक्ति विजय माल्या, जिनकी कंपनी किंग फिशर है, वो यहाँ वर्क कर चुके हैं। अब किन कारणों से वो यहाँ से गए, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। जंगल राज के समय रंगदारी मांगा जाने लगा, अपने गुंडों मवालियों को उसमें भर्ती कराने के लिए दबाव दिया जाने लगा। इसी कारण और सरकार की जो औद्योगिक नीति थी काफी फिसडी थी, उद्योग धंधे के नाम पर केवल बंद करना वो लोग जानते, तो इसी कारण वो चला गया। लेकिन कल 400 करोड़ के लागत से जो बॉटलिंग प्लांट यहाँ बैठ रहा है, ये गोपालगंज के विकास के लिए मील का पत्थर। गोपालगंज में 4 महाविद्यालय हैं, 4 कॉलेजेज हैं। इन 4 कॉलेजेज में पीजी की पढ़ाई एक जगह होती है और वो भी लिमिटेड सब्जेक्ट की होती है। इसके लिए सारे बच्चे जो भी पीजी करना चाहते हैं या तो सिवान जाते हैं या फिर दूसरे जगह जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहते हैं? इसके संदर्भ में हम लोगों के ही जिले से सौभाग्य है कि बहुत ही अच्छे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री हैं। उनसे हम सभी जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या जो समाज से लोग जुड़े, उनसे आग्रह हम लोगों ने किया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि बिहार में बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर पीजी की पढ़ाई जो कर रहे हैं और महाविद्यालय का भी जो लंबे समय से मांग चल रहा है उस पर भी सरकार गंभीर है और जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ होगा और या इसका घोषणा किया जाएगा। जी जी, इसके बाद कहना है सर कि ये तो महाविद्यालय में इंटर वगैरह की पढ़ाई ग्रेजुएशन तक होते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए यूनिवर्सिटी की तो गोपालगंज से जो सबसे नजदीक यूनिवर्सिटी है वो भी 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और गोपालगंज मांगी यूनिवर्सिटी, ये कब से आह्वान चल रहा है? और क्या यहाँ ऐसी सिचुएशन, सारे यहाँ के जो भी छात्र हैं वो पलायन कर रहे हैं बड़ी शिक्षा के तलाश में, या तो यूपी जा रहे हैं या मुजफ्फरपुर जा रहे हैं या पटना की ओर जा रहे हैं। हमारे गोपालगंज के लिए ऐसी सुविधा कब होगी कि वो लोग यहाँ अस्थायी रूप से? देखिए, यूनिवर्सिटी की मांग जायज है, इस मांग का हम भी समर्थन हम लोग कर रहे हैं और सरकार भी इस पर गंभीर है। और सरकार शिक्षा के मामले में जब से हमारी बिहार में एनडीए सरकार और केंद्र में एनडीए सरकार जब से बनी, आप देखिएगा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आपके जिले में आज उपलब्ध है। सैनिक स्कूल भी देखिएगा तो एनडीए सरकार का ही किया हुआ है, आज बनकर उसमें बिल्डिंग बच्चे पढ़ रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज आप देख रहे हैं, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आपको यहाँ थावे के बगल में, फिर देखिएगा उधर बैंकुटपुर विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो सरकार के द्वारा शैक्षणिक माहौल जो बनाया गया है उसमें काम भी किया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के मामले में भी लगातार मांग किया जा रहा है गोपालगंज के युवाओं के द्वारा। यह मांग जायज है और हम भी इसका समर्थन करते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी बने ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, छात्र वर्ग है जो बाहर जा रहे हैं, यहीं पर उनको शिक्षा उपलब्ध हो। तो उसमें भी सरकार गंभीर है और जल्द ही इसके संदर्भ में कुछ होगा, इसका कुछ घोषणा जरूर होगा। अच्छा, आपके सरकार पे हमेशा कंप्लेन ये रहता है कि आपकी सरकार नौकरी देने की वादे बहुत किए लेकिन नौकरियां नहीं दे रही हैं, रोजगार के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है, पलायन से पलायन करना पड़ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे सर? तो नौकरी दिया किसने? नौकरी मिला किसने? नौकरी मिला किसने? आपको अभी देखें, आप हर विभाग में इस समय निकला हुआ है वैकेंसी जी। आप देख रहे हैं कि जितना शिक्षक का बहाली हुआ
किस सरकार में, लेकिन सरकार की नीति और नियत कैसी है यह देखना होता है। हमारी सरकार की नियत है कि युवाओं को रोजगार मिले, बिहार में विकास हो, देश सशक्त बने, उसके दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि कई सारी योजना चल रही है जिससे युवाओं को, छात्रों को लाभ हो सके। ऐसी बहुत सारी मुद्रा लोन योजना कह रहे हैं, या आप जितने शिक्षक के बाली हुए, लगभग हमें लगता है कि 8 लाख के आसपास शिक्षक बाली हुए एनडीए सरकार में हुए। इसके पहले कहाँ था, तनख्वाह नहीं मिलता था शिक्षकों को, 6-6 महीने लग जाते थे पेमेंट होने में। लेकिन आज के दौर में आज पेमेंट रेगुलर होता है और समान शिक्षक बंधु जो है नौकरी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकला है, आपको पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी वैकेंसी निकला हुआ है। जितने विभाग ये निकला हुआ है ये सही है सर, लेकिन ये अभी क्यों निकला है? आज चुनावी वर्ष हो गया, चुनावी वर्ष के समय ही सारी पार्टियां, विशेषकर आप भी, ये लोग, आप लोग चुनावी समय में ही क्यों नौकरियों की वैकेंसी निकालते हैं? यह समय भी समय है, इसको चुनाव के समय में आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ये मैं नहीं, ये जनता के दृष्टिकोण है। निकला है तो बिहार पहले भी होता है। जो बहाली आपको हुई 2005 के बाद, 2006 में हम लोग मुखिया थे, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, उस समय कोई चुनाव नहीं था। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, तो उसमें कितना बड़ा माहौल चेंज हुआ। जो बिहार बेरोजगारी के लिए जो गिना जाता था, बीमार बिहार माना जाता था, उस सर्टिफिकेट कई लोग, आप लोग देखे होंगे कि सर्टिफिकेट लोग जला दिया था, सर्टिफिकेट का कोई बिहार में वैल्यू नहीं था। लेकिन एक नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के आने के बाद एक वातावरण बना कि यहाँ के भी सर्टिफिकेट से हम नौकरी ले सकते हैं और समान बिहार में हम जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा कोई माहौल बनाया तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बनाया, और आज भी नौकरी देने का दौर जारी है, नौकरियां मिल रही हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में नौकरियां मिल रही हैं। फिर सर एक प्रश्न है कि तेजस्वी यादव भी नीतीश जी के साथ गठबंधन किए, सरकार बनाए, और उन्होंने 17 महीनों में उन्होंने वादे किए कि जितनी एनडीए ने इतने दिनों में नौकरियां नहीं दी, हमने 17 महीनों में दे दिया। अब बताइए, ये उपलब्धि तेजस्वी यादव को दिया जाएगा कि आपको दिया जाएगा? तेजस्वी यादव को जस कैसे मिलेगा? तेजस्वी यादव जिस कार्य संस्कृति से आने वाले लोग हैं। अच्छा, आप मानते हैं ना कि 17 महीनों में बहुत काम हुआ था? 17 महीने में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। नहीं, नौकरियां जितनी बांटी गई तो पहले से हमारे सरकार के लोग उसमें रचना कर रहे थे। कुछ घटनाएं राजनीति में होती हैं जो कहीं ना कहीं, अब वो एक माहौल बनाने का प्रयास तेजस्वी यादव ने जरूर किया कि हमने नौकरी दिया। भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आपका क्या है? मतलब उनका आप उसमें क्या थे? आपका क्या रोल? कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं। जो दावे करते हैं वो सब एकदम झूठा दावा करते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। सब लोग एक हास्यास्पद स्थिति है तेजस्वी यादव का, वो कौन चीज का जस लेना चाहते? भाई 17 ही महीना में सब हो गया, सब जस ले लिया। उनके विभाग से एक नर्स का बहाली, स्वास्थ्य मंत्री थे, पता करके बताइए कि एक नर्स का बहाली भी उनके शासनकाल में हुआ है क्या? जो जिस विभाग में, बता दें कि जिस विभाग के वो मंत्री थे, थोड़ा सा एक नौकरी भी उन्होंने देने का काम किया है क्या? वह दावा के साथ कहता हूं। आप पता लगाइए कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग में थे या जो भी मंत्रालय उनका था, एक चपरासी का भी नौकरी तेजस्वी जी ने देने का काम किया था क्या? अब दूसरे का काम आप, तो राजनीति में अपना चलता है, यहाँ आप दिखा रहे हैं, लेकिन उनको बिहार की जनता समझती है कि यहाँ काम एनडीए सरकार ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम कर सकती है, नीतीश कुमार ही काम कर सकते हैं, मोदी जी ही काम कर सकते हैं। उन लोगों का कार्य संस्कृति और कार्यकाल बहुत लंबे समय से बिहार की जनता ने उसका दंश झेला है। फिर से ऐसा वो कहते हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। 20 साल से गोपालगंज सदर क्षेत्र में आपकी सरकार है, और आप ही के पार्टी के कोई सदस्य, कोई नेता कहते हैं कि 20 साल से कोई काम नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि काम नहीं हुआ? जो काम हुआ है 20 साल में हुआ है। 20 साल में हुआ है। तो जरा गिना दीजिए सर, नए काम क्या हुए हैं? नए काम जी, जो बिहार में सरकार चल रही, नहीं, गोपालगंज में क्या नए कॉलेजेस बनाए गए, नए चिकित्सा के क्षेत्र बनाए गए, क्या बनाए गए 20 साल में? वो कोई विद्यालय देख रहे हैं कि गोपालगंज सदर अस्पताल जी 20 बरस पहले क्या स्थिति थी सदर अस्पताल की?
रात में आप जाइएगा तो वहाँ सुअर और कुत्ते मिलते थे। जी आज वहाँ एसी चैम्बर, एसी कमरा मरीजों के लिए मिल रहा है। 24 आवर वहाँ डॉक्टर रहते हैं, लाइट बिजली सबकी व्यवस्था है। हम लोगों ने देखा है जी 20 बरस पहले की स्थिति, जो अस्पताल में रात में हम लोग कई बार जाते थे तो वहाँ टॉर्च से जलाकर जी टाका दिया जाता था, किसी का एक्सीडेंट हो गया होता है या कुछ अन्य घटनाएं होती थी। आज चमचमाता हुआ अस्पताल है, चमचमाता हुआ व्यवस्था चल रहा है मरीजों के लिए, या जो कहीं दुर्घटना घटना इमरजेंसी सेवा आराम से चल रहा है, एम्बुलेंस उपलब्ध है। अब इससे बड़ा 20 वर्ष पहले शिक्षा क्या के था? क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। आप देख रहे थे बीएम स्कूल की स्थिति क्या थी, उसको सुधारने का काम। नई कोई कॉलेज विद्यालय वगैरह? नहीं, कॉलेज विद्यालय देखिए सरकार का आप पहले भी उस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं गांवों में कितने कॉलेज स्कूल थे 20 बरस मतलब पहले। आपकी नजर में 20 20 साल बरस में बहुत पहले, प्रोग्रेस हुआ है। 20 बरस में बहुत प्रगति हुआ है। 20 बरस सर में जी एक बात बता दें कि आपके जाने के बाद भी आपका काउंटर कोई करेगा और उसके बाद आपको फिर बुलाया जाएगा? जब काउंटर करेगा तो उनसे पूछिएगा ना, जी बगल के ही पंचायत किसी का नाम ले लीजिए, जी उसमें कोई हाई स्कूल पंचायत में था क्या? आज सुदूर इलाकों में भी 10+2 स्कूल उपलब्ध है। जी पहले प्राथमिक स्कूल जहाँ था वहाँ मिडिल हुआ, जहाँ सर मिडिल था केवल वहाँ हाई जहाँ हुआ। जहाँ जो था वही है। या सर जहाँ जो था वही है, केवल अपग्रेड किया गया है उसे। अपग्रेड कम बात है। जी उसी अपग्रेड के लिए पहले कितना लोग धरना प्रदर्शन नारेबाजी करता था, कई गो नेता लोग हो जाता था कि हम स्कूल बनवाएंगे। आज आराम से स्कूल बन रहा है। लेकिन आज एक कमी है सर। आप आज चमचमाता हुआ आपका मंगलपुर जी और जादवपुर पुल है। 20 बरस पहले था क्या? नहीं आप कह रहे हैं 20 बरस में गोपालगंज में इतना बड़ा उपलब्धि आपको यादवपुर मंगलपुर पुल, जो आपको आईआईटी महिला आईआईटी गोपालगंज के बगल में, जी वो था क्या? आपका चमचमाता हुआ एलिवेटेड कॉरिडोर गोपालगंज में था क्या? नहीं। तो यह सब देखिए, जिस हिसाब से आप देखिए, लोगों ने जो पूछा जो वो बात आप तक है। सकारात्मक, देखिए सकारात्मक, हर चीज का दो पहलू होता है, जी सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक दृष्टिकोण से देखिएगा तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से जिनकी उम्र 40+ है उनसे पूछिए कि 20 बरस पहले का गोपालगंज और आज का गोपालगंज में कितना अंतर दिखाई देगा। अब नया पीढ़ी के किसी 20 बरस के लड़के को तो समस्या देखा नहीं है जी गोपालगंज का, कि कैसे यादवपुर रोड में भयानक सन्नाटा रहता था, कैसे अपराध का वातावरण रहता था, कैसे रात को लाइट नहीं रहती थी, कैसे आपराधिक घटनाएं घट जाती थी। वो 20 बरस का युवा नहीं बता पाएगा, लेकिन जो 40 बरस 45 बरस से ज्यादा लेकिन सर ये 20 बरस पहले की बातें जो होती है वो बीत चुकी हैं बात। अब वर्तमान में क्यों नहीं बात करें हम? क्यों नहीं कि 20 बरस में जिस सरकार ने यह व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है उसको कैसे आप बुला सकते हैं? जिसने बिहार को बदला, जिसने गोपालगंज को बदला, जिसने गोपालगंज से अपराध का वातावरण समाप्त किया, जिसने गोपालगंज में विकास किया, गली गली आज सड़क है, गांव गांव पुल है, गांव गांव ट्रांसफार्मर है, गांव गांव बिजली है। एक ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या तमाशा होता था, कभी इनका पैरवी तो कभी उस बाहुबली का पैरवी। आज आराम से, आज हर जगह बिजली है, आज गांव में एसी चल रहे हैं, फ्रिज लग रहे हैं। तो यह विकास का वातावरण, तो उसको कैसे भुला दिया जाएगा? बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में यहाँ बड़े उद्योग नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल के साथ बहुत सारे सिचुएशन जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये कृषि प्रधान है, यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है। हमारे खाद्य मंत्री चिराग पासवान है, वो इसके लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने हाल ही में, हमको लगता था कि हम लोगों से बातचीत हुआ था, तो उन्होंने उसका घोषणा किया है कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट शायद कहीं पर उनका लग रहा है गोपालगंज में। उद्योग विभाग से आप संपर्क कीजिएगा जी तो बहुत ज्यादा आपको इससे भी गन्ना उद्योग विभाग से भी 12 लाख से लेकर 1 करोड़ तक प्लांट आपको गुण का लगवाया जा रहा है। अगर उसमें आवेदन मांगा जा रहा है, आज भी आवेदन का डेट भी था, आप गन्ना उद्योग विभाग से पता लगवा लीजिएगा। कई सारे ऐसे योजना, और गांव गांव में भी आप कहीं ना कहीं प्लांट चल रहा है,
कहीं ना कहीं छोटे इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बिजली 20 से 22 घंटे आज मिलती है। यह बिहार के गांव के लिए, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसा नहीं, गांव में भी आज देखिएगा, कई जगह जाइएगा तो पानी का कोई प्लांट लगाया। खाद्य सामग्री से संबंधित क्या काम कर रहे हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान खाद्य सामग्री में अच्छा काम करना है। आज तो खाद्य देख रहे हैं कि गांव गांव नहीं, कोई कम उद्योग वगैरह, कंपनी वगैरह लग रहे हैं क्या? हाँ लगेंगे। गोपालगंज में बैंकुटपुर विधानसभा में उन्होंने वादा किया है कि गोपालगंज में 2 हम एक लगाएंगे इधर, एक पश्चिम साइड। यानी कि गोपालगंज के हमारे दर्शक सभी सुन रहे हैं कि गोपालगंज में मतलब उद्योग लगने वाले। हाँ, लगने वाले। और ये गोपालगंज के जिलाध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष का वादा है, और इनसे हम लोग फिर 2 महीने बाद मिलेंगे और तब इनकी बातों को फिर से पुष्टि करेंगे। बिल्कुल। आपकी सरकार ने सर नल जल योजना लगाई थी, और ये नल जल योजना, नल था लेकिन नल में जल नहीं था। वो जगह जगह नल के पाइप थे लेकिन पानी नहीं थे। पाइप लगाए ही क्यों गए सर? देखिए, शुरू में कोई काम होता है तो थोड़ा सा उसका समस्या आता है, लेकिन आज नल भी है, जल भी है, लोग पानी भी पी रहा है। नहीं सर, विरोध करेंगे हम, इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ खुद हमारे घर पे पाइपें बिछ गई हैं, हमारे पूरे मोहल्ले में, लेकिन पानी आज तक दर्शन नहीं हुआ। तो आप भले आप डिफेंड करेंगे लेकिन हम मानेंगे नहीं। एक मोहल्ले में उसका भी कीजिएगा, हम लोग देखेंगे क्यों नहीं लगा है। लेकिन आप अगर, हम जिस गांव से आते हैं, अगल बगल भी पंचायतों में हम देखते हैं कि कहीं नल जल का काम बहुत अच्छा से चल रहा है। देखिए, हम लोग गांव से आने वाले लोग, हम लोग गांव से पहले शहरों में जाते थे, देखते थे कि अपने से पानी गिर रहा है, तो हम लोग सोचते थे कि भाई हमारे गांव में भी ऐसा कभी हो सकता है क्या। लेकिन वह सपना जो लाखों ग्रामीणों का, करोड़ों ग्रामीणों का था कि गांव में भी नल हो सकता है क्या, उसको किसी ने पूरा करने का काम किया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सक्सेस है कि फेल्योर है? पूरा सक्सेस है और बहुत ही अच्छा वातावरण। सर जी, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देख लेंगे, आपको मिलेंगे कि कितने सक्सेस हैं, क्योंकि लोग कमेंट में आके अपने विचार आप तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो कमेंट के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाएंगे। ठीक है, और उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा सर। एकदम एक्सेप्ट करेंगे। कहीं चलिए तो संबंधित इसके प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए, बहुत अच्छे कदम उठाए। उसमें एक उनका स्टेप था उज्ज्वला योजना, जिसमें गरीब महिलाओं को गैस प्रोवाइड किया जाता, सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता। सर, इतनी महंगी गैस है, वो कैसे, मान लीजिए वो दे दिया गया तो वो तो ठीक है, उसको सरवाइव कैसे करेंगे? देखिए, सकारात्मक पहलू की तरफ जाइए, है ना, पूछने वाले नकारात्मक को ले जाएंगे। देखिए, 1984 में हमारे गांव में, हमारे घर में गैस का चूल्हा जब आया था, हम लोग गांव के एक संपन्न घर से हम लोग बिलोंग करते थे, तो कई गांव के लोग देखने आए थे कि गैस का चूल्हा कैसे होता है, होता कैसे है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, जो गांव से आने वाले गरीब परिवार से थे, तो उन्होंने महसूस किया था कि धुआं के कारण हमारे गरीब महिलाओं के आंखों में बीमारी हो जाता है, वहां रोते हुए खाना बनाती हैं अपने बेटों के लिए। उस आंख के आंसू को पोंछने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया, और उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों का इसको लाभ, समाज के सब। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, वहां चुनाव से पहले वादे किए जा रहे हैं कि 500 रुपया में सिलेंडर मिलेंगे। सर, हम लोग किस त्रासदी में, हम लोग की क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या मजबूरी है कि हम लोग को 500 में सिलेंडर नहीं मिलेगा, जबकि आप ही की सरकार वहां भी है और आप ही की सरकार यहाँ है। हम लोग 500 में सिलेंडर क्यों नहीं पाएंगे? यहाँ भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको सिलेंडर यहाँ 378 रुपया सब्सिडी जाता है खाते में, तो गरीबों के लिए 622 रुपया में यहाँ भी मिल रहा है। आगे यहाँ भी कल होगा, यहाँ भी देखते रहिए, आगे जरूर कुछ ऐसा सरकार करेगी, और हमेशा करती भी है। आप देख रहे थे कि लगातार महंगाई बढ़ रही थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा अपने हस्तक्षेप करके सिलेंडर को सस्ता करवाया गया। आपकी सरकार बगल में यूपी में है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। दूसरे जगह की बात छोड़ी जाए, यहीं की बात की जाए, 10 रुपए से ज्यादा सस्ता पेट्रोल और डीजल वहां मिलता है, हम लोग को क्यों नहीं मिलता है सर बिहार में? बिहार में भी कुछ ऐसा सस्ता मिलता है जो वहाँ कहीं दूसरे जगह हो सकता है महंगा, हो सकता है, नहीं कंफर्म बताइए। नहीं, बिहार देखिए अभी आर्थिक रूप से हम लोग संघर्ष में है, और सरकार इस पर नियमित प्रयास कर रही है कि सस्ता डीजल पेट्रोल मिले। आने वाले दिन में यहाँ भी सस्ता, ऐसा चर्चा चल रहा है, इसको भी हम लोग सस्ता करेंगे।
और बिहार में भी उत्तर प्रदेश के समान मिल सकता है। एक प्रश्न और है सर आपसे और आपकी सरकार से कि बिहार में दारू भगवान तुल्य हो गया है, दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह है। इस पर क्या कहेंगे सर? इसे रखना चाहिए कि बंद करना चाहिए? देखिए, बिहार में देखिएगा, आप लोग पहले गाँव में जाते थे किसी न्योता उता में, हम लोग तो बहुत समस्या, उसी समय दारू पीकर कोई आता था, कई तरह का लोगों से सवाल करता था। आज बिहार की नारी से खुशहाल है। जी बिहार की जो महिलाएं हैं, उनका अपार समर्थन इस शराबबंदी के प्रति है। जी आप देखिएगा, जो लोग पी कर आकर घर में झगड़ा झंझट करते थे, आज आप उनको, हम तो नहीं कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आज शांतिपूर्वक वो लोग अपने घरों में खाना खाते हैं और उनके बाल बच्चे में जो पैसा शराब में चला जाता था, वो लोग आज पैसा वो लोग दवा में और किताब में, कलम में वो लोग लगा रहा है, और एक शिक्षा का मतलब आपके वातावरण लिए बहुत बेहतर हो रहा बहुत बेहतर हो है। रहा फिर सर आप ही का जब नीतीश जी पहले जब कुछ दिन के लिए राजद के साथ आए थे तो आप ही के पार्टी के लोग कह रहे थे सारा पैसा बर्बाद कर दिया, सारा पैसा भेज रहा है इधर उधर, तो उस समय शराबबंदी अच्छा नहीं था, अभी अच्छा हो गया है। है। हमारी पार्टी हमेशा शराबबंदी के पक्ष में रही नहीं है। सर, आप ही के पार्टी से कई जगह हमने सुना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का आधिकारिक बयान जो भाजपा पार्टी के जो प्रवक्ता देते हैं, या जो आधिकारिक रूप से अधिकृत होता है, उसका कि बयान। अभी चुनाव आने को है गोपालगंज में और लोकसभा चुनाव से पहले, और हमेशा हमारे आदरणीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी हवाई अड्डे का जिक्र किया करते हैं, आपने सुना? वहां हवाई अड्डे की बात चल रही है सर, लेकिन हवाई अड्डा बनेगा बहुत अच्छी बात, लेकिन वहां जो लोग बाढ़ से कटे हुए लोग जाके वहां रुके हुए हैं, जो घर बनवा के रहे गए, उनको कहाँ जगह मिलेगा? अगर वो वहां से हटा दिए जाएंगे तो क्या वो बेघर हो जाएंगे कि उनके लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, उसमें पहले तो 2014 से जब से हमारी सरकार बनी है, जो भी सांसद हमारे जनक जी हों चाहे आलोक सुमन जी, सब लोगों ने हवाई अड्डे के लिए अपना ठोस कदम उठाया है। पार्लियामेंट में आदरणीय जनक जी ने भी सवाल उठाया था, आदरणीय आलोक सुमन जी ने भी सवाल उठाया, और बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी चाहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले सम्राट चौधरी जी ने हम सांगठनिक बैठक में इसकी घोषणा की कि गोपालगंज में भी हम लोग उड़ान योजना के तहत सब्या हवाई अड्डा को हम लोग शुरू करने जा रहा है। वो सर शुरू हो रहा है वो प्रश्न है, लेकिन हम पूछ रहे हैं जो वहां के गरीब हैं उनको, अगर सामिया फील्ड बनती है, ईश्वर करे बने, लेकिन वो वहां से कहाँ हटाए जाएंगे, और हटाए जाएंगे तो क्या उन्हें बसाया भी जाए कि नहीं, यही प्रश्न है। देखिए, जो लोग वहाँ, अब बसा लोग है, अतिक्रमण का मामला है, लेकिन सरकार विभिन्न पहलुओं पर वहाँ देख रही है। जी हम लोग भी कह रहे हैं कि कहीं किसी को परेशानी ना हो। सरकार देख रही है क्या बिना अतिक्रमण हटाए भी हो सकता है क्या हवाई अड्डे का काम, या अतिक्रमण करवा हटाया जा रहा है तो क्या कहीं पिछले हिस्सा में या अगले हिस्सा में, वहाँ बहुत बड़ा जमीन है, सब जी, क्या बहुत हवाई बड़ा अड्डे के लिए भूखंड है। बहुत बड़ा भूखंड है। तो सरकार मानवीय मूल्यों को जरूर ध्यान रखेगी, और जो जिनको अतिक्रमण से जिनको हटाया जाएगा, जो बाहर से आकर बसे हुए हैं, जी तो जरूर सरकार वैकल्पिक व्यवस्था उसमें जरूर तलाश करेगी। अब ऐसे कोई अतिक्रमण गांव बगल में आकर अतिक्रमण कर लिया है नहीं, जो लोग तो वहां ऐसे के लोगों नहीं को है। हटवाया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं है कि बाढ़ पीड़ित है या कटाव पीड़ित है या कहीं आकर बसे हुए हैं, तो उसको सरकार जरूर उस पर वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करेगी। कि आप गोपालगंज, पूरे गोपालगंज के भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, जी जी। यानी कि पूरे गोपालगंज में जहां जहां सीट वितरण किया जाएगा कि कौन सी पार्टी किधर से लड़ेगी, ये तो जिक्र आपसे होगा ही होगा। 6 कंस्टिट्यूएंसी है हमारे यहाँ सर, 6 कंस्टिट्यूएंसी में आप कहां से होंगे, ऐसा कुछ आइडिया बताइए, और आपके सहयोगी कैसे कैसे हो सके, और गोपालगंज के परिप्रेक्ष्य में विशेष करके बताइए। देखिए, आपका सवाल जायज है, लेकिन इसके लिए हम लोग अधिकृत नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले बार बैंकुठपुर और बरौली गोपालगंज विधानसभा से चुनाव लड़ी थी। जनता दल यूनाइटेड आपको हथुआ, भोरे और कुचायकोट से चुनाव लड़ी थी। तो अभी तो 3-3 यहाँ पर चल रहा है, अब आगे यही होना चाहिए।
और जो भी प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। हम लोग केवल एनडीए का बात कर अच्छा, रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में आप लोग बांट के चुनाव लड़ते हैं क्या? नहीं नहीं, ये ऐसा 3 कुछ पश्चिमी क्षेत्र में लड़ेंगे और 3 पूर्वी क्षेत्र में लड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम लोग भी सवाल खड़ा किए थे कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान ऐसा रखा हो जाए। सकता है कि लेकिन भाजपा देखिए का जनाधार उधर न हो और इधर जेडीयू का जनाधार न हो। उधर भी हमारे इंद्रदेव माझी जी भाजपा से वहाँ विधायक रहे हैं, आचार्य विश्वनाथ बेटा भी भोरे से रहे हैं। सब जगह जनाधार सबका है, लेकिन गठबंधन की कुछ मजबूरियां भी होती हैं जिसको मानना पड़ता है। आज हमारे तीनों सीट हम लोग लड़े थे, 2 सीट हम जीते थे। एक बैंकुठपुर भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पहले विधायक भी थे आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, पिछली बार कुछ वोटों से वो हार गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे गोपाल हमारा बैकुंठपुर की संगठन, बात किए सर, बैकुंठपुर में 2 दिग्गज नेता हैं, भाजपा से मिथिलेश तिवारी जी और जदयू से मनजीत सिंह जी, और दोनों कद्दावर नेता हैं और दोनों पिछली बार टसल में आ गए थे और शायद टसल के कारण कुछ दूसरा रिजल्ट हो गया। आप बताइए इस बार आप उन दोनों में किसे चॉइस देंगे आप, मनजीत सिंह को कि मिथिलेश तिवारी को? पहले ही हम बोले कि इसके लिए हम अधिकृत नहीं है, लेकिन आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी और आदरणीय मनजीत सिंह जी दोनों लोग एनडीए के सम्मानित नेतागण हैं, कद्दावर हैं, और उन्होंने भी विधानसभा का दोनों ने नेतृत्व किया है। लेकिन पिछले बार मिथिलेश तिवारी जी एनडीए से चुनाव अधिकृत प्रत्याशी थे, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी बैंकुठपुर विधानसभा से, जो हम लोगों को इनपुट मिल रहा है। तो फिर मनजीत सिंह को कहां भेजेंगे सर आप? अब इसकी चिंता प्रदेश नेतृत्व करेगा, आला कमान करेगा। यानी कि मनजीत सिंह को चाहने वाले सोच ले कि आप अपना रास्ता दूसरा देखिए, आप अब बैकुंठपुर से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पहले से सुनियोजित हो चुकी है ऑलमोस्ट कि वहां से मिथिलेश तिवारी लड़ेंगे। चलिए सर, आपने इशारा किया, सब केंद्रीय नेतृत्व करेगा कि क्या होगा जो होगा, लेकिन हम लोग वहां बैंकुठपुर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव अवश्य लड़ेगी। इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। भारत में एक बड़ा अच्छा मुद्दा रहता है, हमेशा रहता है, और जरूरी चीज है, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद देश के लिए, सबसे किसी भी देश के लिए जरूरी है। भाजपा के राष्ट्रवाद में मुसलमानों की क्या भूमिका देखते हैं आप? भाजपा के राष्ट्रवाद, जो भी राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग जी, उनकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, जो भी उनकी भूमिका है। अब हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम जी, बेशक। तो जो राष्ट्रवाद के मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी भी भूमिका उतनी ही है जितनी किसी हिंदू की है जी, इसमें कहीं इसको नहीं करता है। और हम लोगों के पार्टी का स्लोगन भी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक समुदाय को सर विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता है? मान लीजिए एक समुदाय को विश्वास में क्यों नहीं, उनको क्यों एक हमेशा डर रहता है? जो लोग जानते हैं, जागरूक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग रहते हैं, जो लोग कम जानने वाले, वो हमेशा हाशिए पे क्यों रहते हैं? उनको लगता है कि भाजपा उनको नहीं देख रही, उनको नहीं चाहती, ऐसा क्यों लगता है सर? डर नहीं लगता है, डर पैदा किया जाता है। ये डर कौन पैदा कर रहा है? कांग्रेस के लोग, जो इंडी अलायंस बनाया है जी, उनके लोग। बताइए कौन सा योजना चल रहा है जिसमें मुस्लिमों को लाभ नहीं मिल रहा है? वही तो। कौन योजना है? उज्ज्वला योजना हो, राशन कार्ड का योजना हो, या जितना भी आपको आयुष्मान योजना हो, कौन केंद्र सरकार की योजना है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिमों को इसमें नहीं दिया जाएगा? जी, जी, लेकिन अनावश्यक रूप से एक डर पैदा किया जाता है, यानी कि डर के नाम पर मुसलमान हमेशा भारतीय जनता आप पार्टी का विरोध करता भारतीय है। मुसलमान को किस नजर से देखते हैं? शक की नजर से कि वो इन्हें देशभक्त की नजर से? और उनकी देशभक्ति पे आप क्या कहते हैं? देखिए, किसी मुसलमान या किसी हिंदू, मुसलमान की बात है, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसी मुसलमान या हिंदू में हम लोग अंतर नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं ना? भारत माता के संतान है। अब उनकी कार्य संस्कृति कैसी है, उस आधार पर निर्णय होता है जी, 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 कि इनका देश के निर्माण में, देश के पुनर्निर्माण में कितनी भूमिका है। उस आधार पर आदमी का मूल्यांकन किया जाता है, न कि धर्म के आधार। अच्छा, एक बात बताइए सर, अगर कोई दोषी हो, कोई एक आदमी दोषी हो, तो क्या उस दोष के कारण पूरे उसके संप्रदाय को दोष लगाया जाएगा कि केवल उसे दोषी कहा जाएगा? जैसे कि हाल फिलहाल में एक मुद्दा आया, जैसे कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल में वहां
मार दिए गए हैं लोग, पर्यटकों को मार दिया गया है। सर जी, ये बहुत निंदनीय विषय है, लेकिन हम कहते हैं कि इतने हमारे मजबूत प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, इतने भरोसा करके पूरी जनता ने उनको तीसरे टर्म में बुलाया, आखिर ये चूक कहां से हो रही है कि इतना पुलवामा अटैक हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हुए, इस अटैक में भी हमारे ऑलमोस्ट 27 आदमी मर चुके हैं और 13 आदमी घायल थे। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर कहाँ चूक है सर? ये गलती है, उनको हमने इस्तेमाल क्यों नहीं कर दे रहे हैं? उनकी किस्तों में क्यों रख रहे हैं? उनको फिनिश कर देना चाहिए। इस पर क्या कर रहे हैं आप सर? सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, और आप जो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि कितना बड़ा परिवर्तन आया है, इसको महसूस कीजिए। पहले दिल्ली में आप देखते होंगे, अयोध्या में देखते होंगे, बनारस में देखते होंगे कि बराबर बम विस्फोट होता था, आतंकी घुसते थे और गोली मार देते थे। मुंबई में आपको ताज होटल में घुसते थे, मार देते थे। उस डर का माहौल को समाप्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सर ये हो कैसे किया? कश्मीर, देखिए कश्मीर तो शुरू से ही सेंसिटिव, मोदी जी को यही सोच के ना भेजे थे। देखिए मोदी जी ने कितना वहां, अब आप वहां बहुत बड़ा घटना देखिए, एक चूक हुआ है कहीं ना कहीं, इसमें सुरक्षा के, इसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस पर तुरंत प्रतिकार होगा, पहले नहीं होता था। आपने पुलवामा किया तो हमने घर में घुसकर मारा, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। हमने भी आपको उतना ही रेस्पेक्ट दिया, आपको आपके राष्ट्रवाद के प्रति देश के बदला तुरंत लिया। वो भी उम्मीद है, उम्मीद में कमी नहीं आएगी। ये किसकी चूक है सर? करारा जवाब मिलेगा। ये चूक किसकी है? चूक किसको मानिए? हमारी चूक घटना है, घटना हमारी इंटेलिजेंस की कमी है ना सर? इंटेलिजेंस तो इतना आज मजबूत है कि आज दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सब जगह लोग निफिक्र होकर घूमते हैं। कहीं से बम से अटैक का, ट्रेनों में बम से अटैक का डर समाप्त हो गया। जी। नक्सलवाद अंतिम सांस गिन रहा है। और यह जो आप घटना देख रहे हैं, आपको जो पहलगाम में घटना काफी निंदनीय और दुखी, और वो मजहब के नाम पर वो लोग मारा जी, कि आप हिंदू हैं तो मार दिया। साजिश के तहत होती है तो उनको, उनके लिए क्या किया है सर? उनको छोड़ा जाए, बख्शा जाए कि वो पुलवामा जैसा अटैक फिर किया जाए? मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं जी, सवाल है कि यह दुखद घटना है जी, और जो कश्मीर के लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, कश्मीर में निरंतर विकास की तरफ बढ़ रहा है जी, कश्मीर के लोग विकास के वातावरण में शामिल हो रहे हैं। कश्मीर में आज घरों पर तिरंगा लहराया जा रहा है। 26 जनवरी, 15 अगस्त को सभी लोग घरों पर तिरंगा लहरा कर राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित कर रहे हैं जी। तो यह कहीं ना कहीं जो मामला है आतंकियों को और जो विदेशी शक्तियां हैं, जिनको यह सब पसंद नहीं पड़ता है, तो वो एक हताशा का प्रतीक है। यह जो घटना वो लोग किया है, पहले देखिए मिलिट्री पर घटना, आम लोगों पर ही किया है। आम लोगों से कितना प्रभावित होगा कश्मीर का आम जनजीवन जो है। पर्यटन एक वहां के लिए एक बहुत बड़ा उद्योग है। पूरे देश से लोग पहलगाम जाते हैं और वहां गरीबों को वहां रोजगार भी मिलता है जी, बिल्कुल रोजगार मिलता है। लेकिन जिसने भी एक कुकृत्य किया है, केंद्र की सरकार बकसने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गवर्नमेंट जो है, इसमें कहीं से कोई समझौता नहीं होगा, कड़ा से कड़ा। और सर मेरा एक है कि उन्हें नेस्तनाबूद किया जाए ताकि ये समस्या हमको नासूर ना बने। सर ये जो आपने कहा तिरंगा लहराना, बहुत सम्मान की बात है। आरएसएस आप ही की पार्टी है। आरएसएस ने लंबे समय तक अपने दफ्तर पे तिरंगा नहीं लहराया, उसका क्या रीजन है? क्या राष्ट्रवाद से वो प्रेरित नहीं है? देखिए आरएसएस कोई पार्टी नहीं है, संगठन है, विचारधारा है। वो तिरंगा क्यों नहीं लहरा है? मातृ संगठन है हम लोगों का, और मातृ संगठन का जो भी आदेश होता है भारतीय जनता पार्टी उसे स्वीकार करती है। और भारतीय जनता पार्टी तिरंगा लहराती है और आरएसएस नहीं लहराता है। कौन कहता? नहीं कहता नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए सर। आरएसएस तिरंगा नहीं लहराती थी सर। आरएसएस मातृ संगठन है हम लोग, वो अपना झंडा हम लोग लगाते हैं, नहीं लगाते। अच्छा अब लगाते हैं सर, लेकिन पहले क्यों नहीं लगाते थे सर? विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक, सर बताया जाए, वैचारिक रूप से ही अपनी लड़ाई लड़ती। वो तिरंगा क्यों नहीं लगाते थे? हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कश्मीर में जो दो विधान चल रहा था, दो निशान चल रहा था, उसका विरोध किसने किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। उन्होंने कहा कि एक देश, दो संविधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेगा। उसका उन्होंने विरोध किया। हम लोगों में नहीं नारा लगाया
जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वह सारा का सारा है। उस नीति सिद्धांत पर काम करते हुए हम लोग लगातार, लेकिन आज हम लोग सफल हुए कि बहुत सर, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी आपको फिर वहीं ले आना चाहते हैं कि तिरंगा आरएसएस के ऑफिस में क्यों नहीं लहराया जाता था? लहराया जाता है, कौन कहता है? जाता कौन है देता नहीं है? सर, जाता है नहीं, प्रश्न है जाता था, क्यों नहीं लहराया? नहीं नहीं, लहराया जाता था। तिरंगा के प्रति हम सभी लोग समर्पित हैं, हम सभी लोग उनका अलग झंडा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से हम सभी लोग निकले हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, आपको 99% ऐसा लोग होगा कि जरूर आरएसएस की शाखा में जरूर गए। आरएसएस के भारत जनता को हम बता दें, हम लोग इनकार नहीं कर सकते, बल्कि इस पर हम लोग गर्व है, क्योंकि राष्ट्रवाद का पौधा अगर मन में लगाता है कोई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगाता है। दर्शक को हम बता दें कि आरएसएस एक पेड़ है जिसकी 12 शाखाएं हैं, उन 12 शाखाओं में से एक शाखा बीजेपी है। सही है, चलिए। सर ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट हुई पहलगाम हमले में कि इतनी बड़ी घटना अंजाम दे दी गई। जहां भी चूक हुई हो, जो भी इस पर भी जांच चल रही है, जांच से आने के बाद ही उस पर कुछ कहा जाएगा। लेकिन जो भी कुकृत्य वहां हुआ, आप देखिए, कश्मीर पहलगाम सबका सपना होता है जी कि महर्षि कश्यप के जमीन पर, महर्षि कश्यप के धरती पर एक बार हम जरूर जाएं, और जो धरती का स्वर्ग है कश्मीर, उसका दीदार करें, वहां अपना खुशी मनाएं, परिवार के साथ कुछ समय बिताएं जी। लेकिन वहां जो आक्रांता है, जिनको लगता है कि हमेशा हम कुछ करते रहेंगे, या भटके हुए लोग, उनके द्वारा धर्म के नाम पर पूछ कर कि आपका नाम क्या है, उस आधार पर गोली मारा गया, तो यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती है। पूरा देश आहत है, हम सभी लोग जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। हम लोग इस पर, और सरकार इस पर लगी हुई है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और घटना की जांच भी चल रही है, कहाँ चूक हुई, क्या हुआ, उसका भी आएगा रिपोर्ट। तो जाति पूछ के मारा गया है, लेकिन वही कांड में एक सैयद हुसैन शाह नाम का लड़का, वो औरों को बचाने में मारा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसा तो उदाहरण कई रहा है कि जी लोग मुस्लिम होते हुए भी राष्ट्रभक्ति में किसी से कम नहीं रहे। इस पर हम लोग कहीं ऐसा हम लोगों के मन में नहीं है कि आप मुस्लिम है तो राष्ट्र के, ऐसा कहने वाला लोग, वो लोग जो भड़काने वाला लोग है, जो दिग्भ्रमित करता है, वो लोग कहता है, उनके प्रति भी श्रद्धांजलि है, और उनको पूरा भारत की जनता उनको धन्यवाद देती है कि आप मारने के चक्कर में शहीद हुए, आपको ईश्वर अपने बचाने के क्रम में उनकी हत्या हुई। आप को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आपका सदैव हम लोग ऋणी रहेगा पूरा भारत देश कि आपने दूसरे को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवाई। आपके परिवार के प्रति भी हम लोगों की, हमारी पूरी जनता जज की टीम, मरे हुए और घायल सभी लोगों को जो गुजर चुके हैं, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, इसकी प्रार्थना करते हैं। और जो लोग घायल हैं, उनसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्द सेहतमंद हों। पहलगाम जो अटैक हुआ है, उसका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? फाइनल डिसीजन जो केंद्र में सरकार है, वो खुद आपको इसकी कार्रवाई करने के लिए आतुर है। देख रहे हैं कि लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में कई मीटिंग हुई है, और सरकार इस पर गंभीर है, संवेदनशील सरकार है, और जो हम लोगों का विचारधारा है, हम लोग इसमें बकसने वाले नहीं है, एकदम इसका तोड़ जवाब दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना आशा ही नहीं, विश्वास है कि बहुत जल्दी इसका उन लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरा देश इसके इंतजार में है सर, क्योंकि पूरे देश का खून खौल रहा है कि किस तरह कोई इस तरह निर्दोषों को हत्या कर सकता है। इंतजार रहना भी चाहिए, और इसका जरूर फल मिलेगा, और जल्द ही इस पर कोई ना कोई ठोस कदम बंगाल और बंगाल ये आजकल झुलस रहा है। मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई, जो लोग पलायन कर रहे हैं, देखिए वहां तो ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से फेल्योर है, लेकिन बंगाल के लोग ममता बनर्जी के नागरिक हैं, साथ ही साथ वो देश के भी नागरिक हैं, और यदि ममता बनर्जी से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर केंद्र सरकार इस पे क्या कर रही है? केवल सर ये बातें होंगी कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी? केंद्र सरकार जितना करना चाहिए उतना की। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लॉ एंड ऑर्डर,
जो स्थानीय सरकार होती है उसका उसमें भूमिका होता है। लेकिन हम लोगों ने, जो केंद्र की सरकार है, ने तुरंत ऑफर किया कि आपको हम केंद्रीय सुरक्षा बल वहां भेजना चाहते हैं। सरकार जानबूझकर इनकार की। तो हम लोग जो केंद्र की सरकार के अधिकारी हैं, हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया कि केंद्र के सुरक्षा बल को वहां स्थापित किया जाए, वहां भेजा जाए। केंद्रीय सुरक्षा बल, बीएसएफ के जवान, रैब के जवान, आपको सीआरपीएफ के जवान वहां गए और उन्होंने जरूर जो आक्रांता थे या जो आक्रमणकारी थे या जो दंगाई थे उन पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने का भी काम किया। क्या उनको किसी को सजा मिली क्या? सजाए मिलेगा, सजाए तो कोर्ट न देगा, लेकिन मतलब अरेस्ट हुए क्या? कार्रवाई हुई जितना केंद्र सरकार को बन सकता है। अरेस्टिंग कोई हुई है सर? अरेस्टिंग भी हुई है। स्थानीय जो वहां सरकार है फ्लप है, पूरी और तरह से जानबूझकर दंगा करवा कर एक माहौल खराब करने का काम कर। और ममता बनर्जी का जो भी अहंकार है, उस सब अहंकार, जैसे अरविंद केजरीवाल को अहंकार था कि हमको दिल्ली से कोई नहीं हटा सकता है, तो लोकतंत्र में तो जनता सब कुछ देख रही है। 10 महीना बाद चुनाव है, 10 महीना बाद इस मुर्शिदाबाद लग रहा है इसका जवाब उनको मिलेगा और सदा के लिए ऐसा आरोप लग रहा है सर कि ये ममता बनर्जी मुस्लिमों की तुष्टीकरण कर रही हैं और बीजेपी हिंदुओं की तुष्टीकरण कर। क्या रीजन क्या है सर? हिंदुओं का तुष्टीकरण इस देश में कहाँ कोई किया है? हिंदू का तुष्टीकरण नहीं है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिमों के विकास का सबसे बड़ा बाधा यही है, मुस्लिम तुष्टीकरण। जब तक वो आप सामान्य रूप से नहीं समझेंगे कि हम भी बराबर हैं, हमको भी उतना ही काम करना चाहिए और उतना ही लेना चाहिए जितना वो लोग ले रहा है। लेकिन ये तो राजनीतिक माहौल में एक बना दिया गया है कि मुस्लिम का बात करेंगे तो मुस्लिम लोग ज्यादा खुश होगा, और यही मुस्लिमों के विकास में बाधक भी है। आप जो भी सरकार के द्वारा योजना लाया जा रहा है, सब में मुस्लिमों को भी सहभागिता है और वो भी विकास के मुख्य धारा में लगे हुए हैं। लेकिन बंगाल की जो राजनीति है ममता बनर्जी का, उनका अब अंतिम समय चल रहा है। 10 महीने वहां आम मुसलमानों के, बंगाल के आम मुसलमान, चाहे देश के आम मुसलमान और इन आतंकियों को, क्या आप दोनों को एक ही नजर से देखते हैं? नहीं, सब कैसे एक नजर से देखें? तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें लिखे जा रहे हैं वो ऐसे हैं, उनसे एकता नहीं रखनी चाहिए, भाईचारगी करने वाले ये हैं वो हैं। तो क्या सर भाईचारे के प्रति आपका क्या विचार है? आपसी भाईचारा मन में आक्रोश होता है जब धर्म के आधार पर हत्या हुआ वहां, तो कुछ लोगों की प्रक्रिया स्वाभाविक है, उस पर नहीं ध्यान देना है। लेकिन दोषी को सजाए मिले, दोषी को सजाए मिले, निर्दोष को सजाए नहीं मिले। जो दोषी हैं उनको कठोर सजाए मिले और इस सब चीज से बचना चाहिए। अच्छा सर, किसी के भावना आहत हुई इससे बचना चाहिए ना? एकदम बचना चाहिए। तो सबको एक साथ नहीं ना कर, जो दोषी है उसी को दोषी कहना चाहिए, जो है उसी को दोषी। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, अपने हम जनता जज के माध्यम से और संदीप सर के माध्यम से, संदीप सर ने कहा जो दोषी है उसी को सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी है उसी पर दोषारोपण होना चाहिए, सब पर नहीं, क्योंकि सबकी भावनाएं हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करें क्योंकि सब लोग इंसान हैं। कहना है कि बहुत बने हिंदू, मुसलमान भी बने, दिलों को दूर करने का सामान भी बने, और मजहबों ने बांट दिया हम सारे इंसान को। अच्छा हो कि हम अच्छे इंसान भी बने, चलिए अच्छा हो कि हम अच्छे इंसान भी बने। हम लोग के बीच आज गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप गिरी जी उर्फ मंटू गिरी जी आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हम लोग के बीच में आए और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि इन बातों से बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके और आपके दर्शकों को।